जो वीडियो सामने आ रहा है, जो उन्होंने कहा है कि ये जो बड़ी गंभीर परिस्थिति है, ये हालात वाकई में बहुत खतरनाक है। 2017 में आया था कि जो बीजेपी के ही लोग थे, जो फंडिंग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग है, उसमें वो बीजेपी का आदमी इन्वॉल्व था। जितनी भी सत्ता में बने रखने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण, मतलब जो भी कुछ कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, जिस तरह से बस सत्ता हाथ में रहनी चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े, आतंकवादियों को पालना पड़े, आतंकवादियों को फंडिंग करने पड़े, हिंदू मुस्लिम कराना पड़े, कत्लेआम कराना पड़े, दंगा कराना पड़े, कुछ भी, सब बीजेपी की फितरत हो गई है। आप देखिए जुबैर ने क्या काम किया। जुबैर ने जो मुस्लिम लोगों को, जो डिबेट में बैठते थे मुस्लिम, और वो हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत अनर्गल बातें कहते थे, उनके धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात कहते थे, वो भी कौन थे? वो भी तो मुसलमान थे और सब बीजेपी के आदमी थे। ब्लूप्रिंट देंगे और पूरी ताकत के साथ देंगे, और जो ये पूछ रहे हैं उनसे ये कह दो 2024 में तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और इस देश को ब्लूप्रिंट देंगे, और हम बताएंगे हुकूमत कैसे होती है, देश कैसे चलता है, हम बताएंगे उन्हें। हमारे पास है ब्लूप्रिंट। मोदी जी के बस की नहीं। मोदी जी तो क्या, उनके जो पुरखे हैं और उनके जो यार हैं वो सारे मिलकर कर ले तो भी बस की नहीं है। अब तो बिल्कुल खुल के सामने आ रही हैं। नुपुर शर्मा वाले मामले में जिस तरह से केंद्र सरकार उसको पूरी तरह से संरक्षण दे रही है, और इसको थोड़ा सा और आगे चल के इस हिसाब से देखें कि जब नुपुर शर्मा की तरफ से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट आए, उन कमेंट के बाद में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली दी जा रही है, और पर्टिकुलर उन 2 जजेस को जिन्होंने वो मैटर सुना था, उन दोनों जजेस का नाम लेकर, उनका फोटो लेकर जिस तरह से ट्विटर पे ट्वीट किया जा रहा है, ट्रेंड कराया जा रहा है, मतलब खुलेआम गाली और धमकी दी जा रही है, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। बोलने की आज़ादी पर रोक लग रहा है। नहीं, देखिए, बोलने की आज़ादी की भी एक सीमा होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जो उन्होंने कहा है आप उस पर भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप जजेस को गाली देकर, और केवल जजेस को नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम अंडरस्कोर कोठा करके आप ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है। और अब इसके आगे, और उस पर भी, ट्विटर पे भी ट्रेंड करते हुए कितने ट्वीट हैं ये भी आप देखें, 1.25 लाख से ज़्यादा है। मुझे ध्यान है तकरीबन 59,000 का तो मैंने ही था जब परसों मैंने सुबह वो देखा था, और आज मैंने देखा है एक और चल रहा है, वो है आपका इम्पीचमेंट एरेंट एससी जजेस, यानी कि जो ये दोनों जजेस हैं, इनको महाभियोग लगाकर हटाया जाए। ये एक चल रहा है, ये ट्रेंड कर रहा है। जिस समय मैंने देखा 63,000 कुछ इस पे ट्वीट आ चुके थे। तो उसके बाद मतलब जिस तरह से आपने सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं सब तोड़ के रख दी, इससे एक बात साफ सिद्ध हो रही है कि आप सिर्फ जो आपके मन में, जो आपके में इच्छा है, या जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, सिर्फ वही सब तरफ से जवाब आना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट से भी आप उसी जवाब की या उसी आदेश की उम्मीद करते हैं जो आप चाहते हैं, और अगर वो नहीं होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गाली दोगे। और ये गाली का सिलसिला जिस तरह से बढ़ रहा है, और जिस तरह से जस्टिस पारदीवाला जी को कहना भी पड़ा, उनका भी जो वीडियो सामने आ रहा है, जो उन्होंने कहा है कि ये जो बड़ी गंभीर परिस्थिति है, ये हालात वाकई में बहुत खतरनाक हालात हैं। ये इन्वेस्टिगेशन आप और मैं नहीं कर रहे हैं, ये तो जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि जो उदयपुर वाला व्यक्ति है वो सक्रिय कार्य करता रहा है बीजेपी का, तो फिर कहने को क्या रह जाता है। और केवल इतनी सी बात नहीं है, अभी जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया है, जो एक लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी पकड़ा गया है, वो व्यक्ति बीजेपी आईटी सेल का हेड है, जो वहां का अल्पसंख्यक मोर्चा जो उन्होंने बना रखा है, और उसको पकड़ा किसी ने नहीं, पकड़ा भी गांव वालों ने, किसी एजेंसी ने भी नहीं पकड़ा है उसको।
गांव वालों ने पकड़ा है। और उसके बाद यह पता लगा कि और मई 2000, इस समय क्या चल रहा है, जुलाई, मई 2022 में ही उसको अपॉइंट किया गया है, आईटी सेल का हेड है वो। और केवल यहां तक नहीं चीजें रुकती हैं, ये सारी चीजें बहुत दूर तक जाती हैं। पीछे मध्य प्रदेश में भी ये सारी चीज थी। एक और फैसला आया था, उस फैसले में भी 2017 में आया था कि जो बीजेपी के ही लोग थे, जो फंडिंग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग है, उसमें वो बीजेपी का आदमी इन्वॉल्व था। तो सर, एक तरफ राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटना सामने आ रही है। देखिए, राष्ट्रवाद, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रवाद की बात करने की क्या जरूरत है? आपका काम बताएगा ना कि आप राष्ट्रवादी हैं, आपका आचरण बताएंगे ना कि आप राष्ट्रवादी हैं। हल्ला जो मचाता है, हल्ला वही मचाता है कि जो होता नहीं है, जो अपने कुकर्मों को ढकने के लिए वो सारी चीजें कहता है। जो मैंने मध्य प्रदेश की आपको बात बताई, मध्य प्रदेश में एक बड़ा जबरदस्त वो चल रहा था जो चाइना के लिए जो है जासूसी करता था, और उसमें एक सक्सेना करके था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता। अब किस किस की बात कर रहे हैं? तो एक जगह नहीं, बलात्कारी ये हैं, हत्या करने वाले ये हैं, आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले ये हैं, गुनहगारों को टिकट देने वाले ये हैं। और अब जो सामने एक एक करके सारी चीजें आ रही हैं सबके सामने, उसके बाद तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती है कि ये सब, मतलब जितनी भी सत्ता में बने रखने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण, मतलब जो भी कुछ कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, जिस तरह से बस सत्ता हाथ में रहनी चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े, आतंकवादियों को पालना पड़े, आतंकवादियों को फंडिंग करने पड़े, हिंदू मुस्लिम कराना पड़े, कत्लेआम कराना पड़े, दंगा कराना पड़े, कुछ भी, सब बीजेपी की फितरत हो गई है। एक एक करके धीरे धीरे ये सारी चीजें सामने। मुस्लिम 2 व्यक्ति है, उसने ना कत्ल किया। नहीं तो इसमें क्या बात है? आप देखिए जुबैर ने क्या काम किया। जुबैर ने जो मुस्लिम लोगों को, जो डिबेट में बैठते थे मुस्लिम, और वो हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत अनर्गल बातें कहते थे, उनके धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात कहते थे, वो भी कौन थे? वो भी तो मुसलमान थे, और सब बीजेपी के आदमी थे। चाहे वो किराए पे हों, चाहे वो खरीदे गए हों या बिके हुए हों, या कुछ भी हों, थे तो बीजेपी के ही ना। तो उदयपुर के कांड में बीजेपी का भी हाथ आपको नजर आ रहा है? हाथ क्या नजर आ रहा भाई? मैं क्या कह रहा हूं, ये सारी की सारी चीज सामने है भाई। मुझे नजर आना है, आपको नजर आना है, इसका मतलब ही कुछ नहीं रहा। जो सारी तस्वीरें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कह रही है कि जो आदमी इसमें शामिल है, वो आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी के मंत्री के साथ में, नेता विपक्ष है उनके साथ में है। इसके अलावा बीजेपी के वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। वो हज करने गया तो उसके बाद वापस आया तो उसका सम्मान किया गया, बाकायदा उससे ट्विटर पे उसको सब कुछ सम्मान किया जा रहा है उसको। इसमें मेरे और आपके कहने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ऑप्शन भी तो नहीं जनता को दिखता। नहीं, ऑप्शन ये आप कह रहे हैं जनता को नहीं दिखता। तमाम विधायक ने मोदी जी पे भरोसा जताया, ये मोदी जी पर किसी ने भरोसा नहीं जताया। वो सब ईडी उनके पीछे लगाएगी और फिर उसके माध्यम से ब्लैकमेल करके वहां पर सत्ता गिराएगी। सत्ता का खेल हुआ है। कोई उनका ऐसा कोई मोदी कोई संत थोड़ी है, या अमित शाह कोई संत थोड़ी है, या भाजपा वाले और ये जो मोदी सरकार वाले हैं कोई संत थोड़ी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने जो उन्होंने लूट मार करी है उसको बचाने के लिए, वो सब जब उनको डर दिखाया गया, डंडा दिखाया गया, ईडी का तो इस पाले में आके बैठ गए, वो सारी चीजें हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है, इस बात को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। आपको ध्यान होगा, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री रही, और उनकी मौत के बाद में हाल ये था कि लोग ये सोच रहे थे कि यार अब देश कैसे चलेगा। लेकिन उसके बाद भी देश चला। उसके बाद इतने प्रधानमंत्री हो गए और यहां तक पहुंच गए हम। तो किसी के होने से कि भाई इसके बाद क्या होगा, ये सब बेकार की बातें हैं, कपोल कल्पित बातें हैं, ढकोसला है और कुछ नहीं है। एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक से एक चरित्रवान व्यक्ति, एक से एक बढ़िया आचरण वाला व्यक्ति, एक से एक मतलब यहां समझ रखने वाला, कूटनीति और राजनीति समझने वाला, करने वाला व्यक्ति इस देश में है। ऐसा नहीं है कुछ भी। यहां सिर्फ अभी यह है क्योंकि जो विपक्ष है
वो विपक्ष जिस तरह से सामने आना चाहिए, या यूं कहें कि जनता में जो काबिल लोग हैं जिस तरह से सामने आने चाहिए वो नहीं आ रहे, इसलिए नजर आता है कि हाँ भैया कोई नहीं है। बस ये भी लोगों के कहने की, अन्यथा हर कोई जिस तरह से इस देश का शासन चला रहा है जा रहा है, इस तरह से अगर किसी भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी आप प्रधानमंत्री बना दोगे वो भी चला लेगा। कोई ऐसी बड़ी बात तो इसमें चलाना क्या है भाई, देश को बेचना ही तो है। गरीबी की बात की, गौतम अडानी बोलते कि 2050 तक जो देश है गरीबी बिल्कुल मिट जाएगी, अमेरिका से आगे चली जाएगी, हमारी जीडीपी $25 ट्रिलियन का यहाँ पर व्यापार होगा। आप बोले गरीबी बढ़ जाएगी। किस गौतम अडानी की बात कर रहे हो? जिस तरह से वो यहां तक पहुंचा है और जिस तरह से सरकार को उसका अंधा समर्थन मिल रहा है, उसको सरकार का, मोदी का जिस तरह से उससे खुला समर्थन मिल रहा है, उसके दम पर पहुंचा। कोई बहुत बड़ी मेहनत करी है क्या उसने? क्या मेहनत के दम पर पहुंचा है, या जिस तरह से मतलब ये घाल मेल करके और प्रधानमंत्री, या यूं कहो कि पूरी मोदी सरकार की सपोर्ट के माध्यम से यहां तक पहुंचा है, तो उसके माध्यम से पहुंचेगा। वो बहुत बड़ा क्या नहीं, वो क्या बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है क्या? 4 चवन्नी जेब में आ गई तो मतलब भी पागल ही हो गया, मतलब समझ रहे दुनिया को कोई और कोई जानता ही नहीं है। यही है क्या इसका मतलब? आर्थिक मदद कर रहा है सर, देश को आर्थिक मदद नहीं, वो आदमी देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहा, तबाही कर रहा है, और ये सब दिखा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो बताए जरा किस तरह से, केवल गाल बजाने से नहीं होता, वो जरा ये बताए कि किस तरह से 25 ट्रिलियन हो जाएगी। अबे ये जो 5 ट्रिलियन के लिए मोदी रो रहा है, यही 5 ट्रिलियन नहीं होगी। आप अच्छाई नहीं देखते। मैं अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात उसकी कर रहा हूं जो सच्चाई है, जो हकीकत सामने है, बात उसकी करो ना। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें करी, लंबी लंबी, अभी पे बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि इस देश का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है और इस देश का जो है निर्यात कम होता चला जा रहा है। हम अपनी आत्मनिर्भर होने की बजाय दूसरे पर निर्भर होते हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं बताया कि देश का कर्जा मेरे रहते इन 8 सालों में 2 गुना हो गया है और मार्च 2023 तक वो जाते जाते 3 गुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया। बताएं, प्रधानमंत्री ने नहीं बताया ना। अमित शाह तो कह रहे हैं कि 30-35 बीजेपी यार तुम ये घुमाने की बात करो कि अमित शाह ये कह रहे हैं, अमित शाह ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अमित शाह क्या है? अमित शाह को अर्थशास्त्री है। शैली होगी तब तो कह रहे हैं इनकी कोई पूरी तरीके से इनकी कोई कार्यशैली नहीं है। ये केवल देश को गुमराह कर रहे हैं और लगातार देश को बर्बादी और तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। 25 ट्रिलियन की जो वो कह रहा ना अडानी, इस देश की 10 ट्रिलियन भी तुम कर लो ना अगले 50 साल में, तो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर यही चौकड़ी रही हम दो और हमारे दो, तो इस देश की जो जीडीपी जिसको आप बात कर रहे हो, वो जीडीपी 1 ट्रिलियन भी रह जाए तो बड़ी बात समझना आप उसको। 1 ट्रिलियन, एक की बात कर रहा हूं मैं। सर लोग कमेंट करते हैं भानु प्रताप जी इतना मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, तो ब्लूप्रिंट वही दे दे, देश कैसे तरक्की करेगा। हाँ दे देंगे, इसमें क्या बात है। ब्लूप्रिंट देंगे और पूरी ताकत के साथ देंगे, और जो ये पूछ रहे हैं उनसे ये कह दो 2024 में तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और इस देश को ब्लूप्रिंट देंगे और हम बताएंगे हुकूमत कैसे होती है, देश कैसे चलता है, हम बताएंगे उन्हें। हमारे पास है ब्लूप्रिंट। मोदी जी से नहीं हो पाएगा। मोदी जी के बस की नहीं। मोदी जी तो क्या, उनके जो पुरखे हैं और उनके जो यार हैं वो सारे मिलकर कर लें तो भी बस की नहीं है। हमने भी देखा, हमने भी चुनाव लड़े, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव लड़ा लिया जाए, चुनाव करा दिया जाए, ईवीएम हटा दी जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, तो मोदी जी अपनी जमानत नहीं बचा सकेंगे खुद, और वो भी बनारस में। यहां तक मैं दावा कर रहा हूं, एक बार करा के तो देखो ना। मैं इतनी ताकत से बोलता हूं, इतना चैलेंज देके बोलता हूं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मोदी जी एक बार कराते कि उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव, उन्हें उनकी औकात पता लग जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें? लगता है कामयाबी होगी आपका? निश्चित रूप से होगी, कामयाबी हमारी निश्चित रूप से होगी। और हमारी कामयाबी क्या, देश की कामयाबी है ये। हम सबको मिलकर, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप भी, हम सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे, देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे।